नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते बल्कि जिंदगी बदलने वाले आइडियाज को महसूस करते हैं, अपनाते हैं और जीते हैं। जरा सोचिए, आप स्टेज पर खड़े हैं, सामने हजारों लोग हैं और उन सबकी नजरें सिर्फ आप पर हैं। दिल की धड़कन तेज, हाथ थोड़े ठंडे और दिमाग में बस यही सवाल, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। पब्लिक स्पीकिंग का डर दुनिया के सबसे कॉमन डर में से एक है, लेकिन अच्छी खबर यह है, इसे खत्म किया जा सकता है और उसी रास्ते का नक्शा है आपके हाथ में। ये डेल कार्नेगी की किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। डेल कार्नेगी मानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है और हर आर्ट की तरह इसके भी रूल्स हैं। सही टोन, पिच, एम्फेसिस, कॉन्फिडेंस, फीलिंग्स और डिसिप्लिन, ये वो हथियार हैं जिनसे आपकी बात दिल तक पहुंचती है। एक ऐसी स्पीच जो लोगों के दिमाग में सालों तक रहे, वो किस्मत से नहीं बनती, वो बनती है प्रैक्टिस, तैयारी और सही गाइडेंस से। इस किताब में आपको टॉपिक चुनने से लेकर ऑडियंस को इम्प्रेस करने तक के हर कदम की पूरी गाइडलाइन मिलेगी। चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर, मार्केटिंग या सेल्स प्रोफेशनल, लीडर या ऑडिटर, अगर आपको लोगों के सामने बोलना है तो ये किताब आपके लिए एक मास्टर क्लास है। हर चैप्टर के अंत में दिए गए सवाल और एक्सरसाइज आपको तुरंत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएंगे और दिए गए सैंपल स्पीचेस आपके लिए तैयार रेफरेंस बनेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त है डर से आगे बढ़ने का और भीड़ के सामने वो आवाज बनने का जिससे लोग सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। चैप्टर 1, ऑडियंस के सामने आत्मविश्वास बनाना। जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम अक्सर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। दिमाग में यह ख्याल आता है कि लोग हमें जज करेंगे और यही सोच हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस डर को खुद पर हावी होने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस डर से बाहर निकलने का सबसे पहला तरीका है फेस इट, यानी डर का सामना करो। पब्लिक स्पीकिंग का डर तब शुरू होता है जब आपको पता चलता है कि कई आंखें आपको देख रही हैं। उसी पल दिल की धड़कन तेज हो जाती है और नर्वसनेस घेर लेती है। इस हिचकिचाहट को खत्म करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और जितना संभव हो सके पब्लिक के सामने बोलने के मौके लेने होंगे। धीरे धीरे हिचकिचाहट गायब होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पहली कोशिश में गलती होना बिल्कुल सामान्य है। कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। यहां तक कि दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स में से एक डेनियल वेबस्टर अपनी पहली स्पीच के दौरान इतने नर्वस हो गए थे कि बीच में ही रुक गए और सीट पर वापस बैठ गए। फर्क यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बेहतर अभ्यास जारी रखा। इस किताब में 5 आसान स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको ऑडियंस के सामने आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करेंगे। पहला स्टेप, अपनी ऑडियंस पर फोकस करें। लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको घड़ी, प्लेटफॉर्म या कमरे की दीवारों से नहीं, बल्कि सीधे उन लोगों से बात करनी है। अपना पूरा ध्यान इस बात पर रखें कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, तैयार होकर आएं। बिना तैयारी के मंच पर जाना सबसे बड़ी गलती है। जब दिमाग खाली होता है तो आप फालतू बातों पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो। आत्मविश्वास तभी आता है जब आप उस विषय पर पूरी तरह तैयार हों। जिस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं उस पर रिसर्च करें, पढ़ें और खुद को परिचित बनाएं। तीसरा स्टेप, सफलता की उम्मीद रखें। अगर आप शुरुआत से सोचते हैं कि आपसे नहीं होगा तो असफल होना तय है। एक उदाहरण में चार्ल्स डिकेंस ने एक डिनर पार्टी में स्पीच शुरू की, लेकिन नर्वस होकर बीच में ही रुक गए और कह दिया, मैंने कहा था ना, मुझसे नहीं होगा। इसीलिए खुद से कहना सीखें, हाँ मैं कर सकता हूं। चौथा स्टेप, ऑडियंस पर अपना नियंत्रण मान लें। जैसे बिजली में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही मंच पर या तो आप पॉजिटिव रहेंगे या ऑडियंस। अगर आप आत्मविश्वासी रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। खुद को शांत, स्थिर और कंट्रोल में महसूस करें, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। पांचवां और आखिरी स्टेप, जल्दबाजी न करें। जितना हो सके अपने प्रैक्टिस किए हुए पेस और टोन में रहें। जब आपको खुद पर 100% भरोसा हो जाएगा, तब आपको महसूस होगा कि पब्लिक स्पीकिंग उतना मुश्किल नहीं है जितना आपने सोचा था। याद रखिए, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर भरोसा रखिए, डर को पीछे छोड़िए और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाइए। चैप्टर 2, द सिन ऑफ मोनोटनी। समय के साथ अंग्रेजी भाषा में कई बदलाव आए हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई शब्दों के नए नए अर्थ भी जुड़ गए हैं।
जैसे लक ऑफ वेरिएशन, ये भी रेपिटिशस जैसी बातें हैं अब एक शब्द में कही जाती हैं। मोनोटोनस यानी एक जैसी, बिना बदलाव वाली। अगर कोई स्पीकर शुरुआत से अंत तक एक ही टोन में, एक ही स्पीड और एक जैसे एक्सप्रेशन के साथ बोले तो उसे हम मोनोटोनस कहेंगे। सोचिए कितनी बोरिंग लगती होगी ऐसी स्पीच, है ना? ये पब्लिक स्पीकिंग की सबसे आम गलतियों में से एक है। ऐसे स्पीकर अलग अलग विचारों को अलग अंदाज में पेश नहीं कर पाते। जहां जोर देना चाहिए वहां भी टोन वैसी ही रहती है और नतीजा ऑडियंस का ध्यान हटने लगता है, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर कोई आपको कह दे कि आपकी स्पीच मोनोटोनस लगी तो इसे पर्सनल ना लें। आलोचना को स्वीकार करें और सुधार पर काम करें। बोलते समय उन शब्दों या वाक्यों पर ज्यादा जोर दें जिन्हें आप चाहते हैं कि ऑडियंस याद रखे। जहां जरूरत हो वहां टोन और वॉल्यूम में बदलाव लाएं। कुछ लोगों का मानना है कि मोनोटोनी हमारी सीमाएं दिखाती है, यानी हमें यह समझाती है कि और कितना सुधार जरूरी है। मोनोटोनी गरीबी की तरह है। अब यह आप पर है कि इससे छुटकारा पाना चाहते हैं या नहीं। स्पीच को दिलचस्प बनाने के नए तरीकों पर सोचें। जैसे एक ऑर्गेनिस्ट के पास अलग अलग कीज होती हैं जिससे वह संगीत में हार्मनी लाता है, या एक कारपेंटर के पास अलग अलग टूल्स होते हैं जिससे वह बिल्डिंग के हिस्से बनाता है। वैसे ही एक स्पीकर के पास भी अपने टूल्स होते हैं। एक अच्छा स्पीकर जानता है कि कब और कहां जोर देना है, कहां भावनाएं दिखानी है और कैसे अपने शब्दों से ऑडियंस की सोच को प्रभावित करना है। लेकिन यह कोई एक दो दिन में आने वाली स्किल नहीं है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे अकेले में या किसी ऑडियंस के सामने। अगर आप लोगों के सामने अभ्यास करेंगे तो आपको तुरंत फीडबैक मिलेगा कि कहां सुधार करना है। और अगर ऑडियंस ना हो तो खुद को रिकॉर्ड करके सुने और देखें कि कहां बदलाव की जरूरत है। सिर्फ नेचुरल ढंग से बोलना कभी कभी फीका लग सकता है, इसलिए थोड़ा ड्रामा जोड़ें। मेहनत से आप अपनी बोलने की कला में अनगिनत संभावनाएं खोज सकते हैं और एक शानदार स्पीकर बन सकते हैं। चैप्टर 3, एफिशिएंसी थ्रू एम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन। जब कोई स्पीकर अपनी स्पीच में अलग अलग टोन का इस्तेमाल करता है या किसी वाक्य के बीच अचानक जोर देता है तो जरूरी नहीं कि उसका असर अच्छा ही हो। आप हर शब्द पर जोर नहीं दे सकते क्योंकि हर शब्द की अहमियत बराबर नहीं होती। मान लीजिए वाक्य है, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। यहां डेस्टिनी पर जोर देंगे क्योंकि यह वाक्य का मुख्य विचार है। फिर नॉट पर जोर देंगे ताकि यह स्पष्ट हो कि डेस्टिनी किसी संयोग की बात नहीं है। चांस पर जोर इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हो चॉइस का उल्टा है। इससे दोनों विचारों के बीच का फर्क और भी साफ हो जाता है। एक औसत स्पीकर पहले वाक्य में लगभग हर शब्द पर बराबर जोर देगा, जबकि एक अच्छा स्पीकर दूसरे वाक्य में सही शब्दों पर जोर देकर सुनने वालों के दिमाग में मुख्य विचार को पक्का बिठा देगा। इस चैप्टर में एम्फेसिस का मतलब है महत्वपूर्ण शब्दों पर ज्यादा जोर देना और गैर जरूरी शब्दों पर कम। लेकिन याद रखिए, जोर से बोलना और एम्फेसिस एक ही चीज नहीं है। हर शब्द पर जोरदार आवाज चिल्लाना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। एम्फेसिस का कोई स्थायी नियम नहीं होता। यह वक्ता की समझ और व्याख्या पर निर्भर करता है और अलग अलग स्पीकर्स एक ही वाक्य को अलग ढंग से पेश कर सकते हैं। इसमें सही और गलत तय करना मुश्किल है, लेकिन एक सिद्धांत जरूर याद रखना चाहिए। जो बात सबसे जरूरी है वही आपके टोन, वॉल्यूम और एक्सप्रेशन से सबसे ज्यादा साफ दिखनी चाहिए। चैप्टर 4, एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पिच। आवाज की ऊंचाई या गहराई और उसमें होने वाले बदलाव को हम पिच कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में पिच बदलाव एक तरह का एक्सप्रेशन है जो आपकी बात को ज्यादा प्रभावी बना देता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग हिस्सों में पिच को बदलकर आप अपनी स्पीच को ज्यादा जीवंत बना सकते हैं। हर नए विचार के साथ आवाज में बदलाव भी जरूरी होता है। यही बदलाव पिच कहलाता है। जब कोई स्पीकर पिच का सही इस्तेमाल करता है तो उसकी आवाज में नेचुरल वेरिएशन आती है जिससे स्पीच रोचक लगती है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है और ऑडियंस बोर हो सकती है। यही फर्क होता है एक नए सीखने वाले और एक अनुभवी वक्ता में, खास तौर पर तब जब स्पीच याद से दी जा रही हो। पिच को आप पियानो से समझ सकते हैं। पियानो में कई कीज होती हैं और हर की अपनी अलग टोन होती है। वैसे ही हमारी आवाज में भी अलग अलग पिच होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम स्पीच में रंग भर सकते हैं। पिच हमेशा बदलती रहती है, जैसे एक बच्चा कभी भी एक ही टोन में बात नहीं करता, या जैसे चिड़ियों की चहचहाहट जिसमें लगातार बदलाव होता है और जो हमें प्यारी लगती है। पिच बदलाव से हम किसी खास शब्द या वाक्य पर ध्यान खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, यहाँ हाई पिच, और फिर
मुझे नहीं पता। लो पिच, अचानक पिच बदलने से श्रोता का ध्यान तुरंत आपकी बात पर जाता है। बस ध्यान यह रहे कि पिच इतनी ज्यादा ऊंची या नीची ना हो कि अप्राकृतिक लगे। सही बैलेंस के साथ पिच बदलाव आपकी स्पीच को और असरदार बना देता है। चैप्टर 5, एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पेस। एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पेस। चलते समय, दौड़ते समय या किसी भी मूवमेंट में जो गति होती है उसे पेस कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में पेस का मतलब है आपकी बोलने की रफ्तार यानी टेम्पो। यह आपके शब्दों की लय है। अगर कोई गन 1 मिनट में सैकड़ों बार फायर करती है तो वह तेज टेम्पो है, और अगर पुरानी बंदूक को लोड करने में मिनटों लग जाएं तो वह धीमा टेम्पो है। संगीत की तरह स्पीच में भी टेम्पो बदलने से नेचुरल फ्लो आता है, और पब्लिक स्पीकिंग में नेचुरलनेस सबसे जरूरी है। रफ्तार में बोलना श्रोताओं का ध्यान कम कर सकता है। टेम्पो में बदलाव न सिर्फ आपकी स्पीच को जिंदा रखता है बल्कि मुख्य बिंदुओं पर जोर देने में भी मदद करता है। मशहूर स्टेज मैनेजर होवार्ड लिंडसे ने कहा था कि चेंज ऑफ पेस किसी भी एक्टर के लिए सबसे असरदार टूल है, और वक्ताओं के लिए भी यह उतना ही शक्तिशाली है। जब आप बोलते समय अपनी स्पीड बदलते हैं तो सुनने वालों को तुरंत फर्क महसूस होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस किसी खास पॉइंट को नोटिस करे तो वहां पेस को अचानक धीमा या तेज कर दे। ये बदलाव उनके ध्यान को वहीं रोक देता है। लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर बिना अभ्यास के पेस बदलेंगे तो आपकी रफ्तार अनजाने में बहुत तेज हो सकती है, और यही सबसे आम गलती है जो स्पीकर्स करते हैं। इसलिए समय लें, लगातार प्रैक्टिस करें और टेम्पो को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल करें। धीरे धीरे यह आपकी बोलने की आदत का हिस्सा बन जाएगा और आपकी डिलीवरी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी लगेगी। चैप्टर 6, पॉज इन पावर। पॉज एंड स्टम्बलिंग में बहुत फर्क होता है। पब्लिक स्पीकिंग में पॉज एक कला है जिसे बड़े ग्रेसफुल तरीके से लिया जाता है, जबकि स्टम्बलिंग तब होती है जब आप बोलते समय किसी शब्द पर अटक जाएं या गलत तरीके से बोलें। पॉज सिर्फ रुकना नहीं है, यह आपकी स्पीच का हिस्सा है जो उसे गहराई और ताकत देता है। खासकर किसी अहम शब्द या वाक्यांश से पहले या बाद में पॉज लेना आपके मैसेज के असर को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। स्पीच के बीच में छोटा पॉज लेना सामान्य है, लेकिन नए स्पीकर्स अक्सर बहुत लंबा पॉज ले लेते हैं जिससे फ्लो टूट जाता है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि सही और असरदार पॉजिंग के नतीजे कैसे हासिल किए जाएं। स्पीच के दौरान पॉज लेना वक्ता को अगले बड़े विचार को पूरे जोर से पेश करने की ताकत देता है। जैसे मैपल का पेड़ लगातार रस नहीं देता, उसे भी रुकने का समय चाहिए ताकि दोबारा खुलने पर बहाव और भी तेज हो। उसी तरह किसी भी लड़ाई में कूदने से पहले तैयारी जरूरी होती है, वरना हार तय है। वक्ता भी पहले पॉज लेता है, ताकत जुटाता है और फिर अपने विचार को दमदार तरीके से सामने रखता है। जब आप बोलते समय पॉज लेते हैं तो श्रोता भी मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि अब कुछ अहम आने वाला है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड गति में है और हर परफेक्ट गति का हिस्सा एक रिदम होता है जिसमें विश्राम भी शामिल है। जैसे मौसम बदलते हैं, सांस आती जाती है और दिल की धड़कन चलती है, उसी तरह हर गति के बीच पॉज होना जरूरी है। आपकी स्पीच में पॉज ऑडियंस को रेस्ट देता है, जिससे वे आपकी कही हुई बात पर सोच पाते हैं। लगातार बोले गए शब्द दिमाग को थका देते हैं और फिर महत्वपूर्ण बातें याद नहीं रहती। पॉज एक तरह का सस्पेंस भी पैदा करता है। लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आगे क्या आने वाला है। जैसे शर्लक होम्स की कहानी में हम मिस्ट्री सुलझने तक पढ़ना नहीं छोड़ते, वैसे ही सही जगह पर पॉज आपकी ऑडियंस को बांधे रखता है। अनुभवी स्पीकर्स पॉज का इस्तेमाल अपनी बात में जान डालने और ऑडियंस को जोड़े रखने के लिए करते हैं, जबकि अनस्किल्ड स्पीकर्स बिना एक्सप्रेशन के फ्लैट शब्द बोलते हैं। हर बड़े विचार के बाद पॉज देना जरूरी है ताकि वह दिमाग में बैठ सके। अगर आप एक ही स्पीड में सब कुछ बोल देंगे तो स्पीच लोगों के दिमाग से फिसल जाएगी, जैसे तेज बारिश का पानी फसल को भिगोने से पहले बह जाता है। इसलिए वक्त लें और अपनी ऑडियंस को भी वक्त दें, खासकर तब जब आपको किसी अहम पॉइंट पर ध्यान खींचना हो। याद रखें, आपकी ऑडियंस कहीं भाग नहीं रही, लेकिन अगर आप उन्हें सोचने और महसूस करने का मौका देंगे, वे आपकी हर बात याद रखेंगे। चैप्टर 7, एफिशिएंसी थ्रू इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब है आवाज की पिच को बदलना ताकि आपके शब्द सिर्फ सुने ही न जाएं, बल्कि महसूस भी हों। हमने पहले सीखा था कि पिच में बदलाव क्यों जरूरी है। अब समझते हैं कि इन्फ्लेक्शन से आपकी डिलीवरी में कितनी ताकत आ सकती है। बिना इन्फ्लेक्शन के बोले गए शब्द सपाट और नीरस लगते हैं, लेकिन सही उतार चढ़ाव उन्हें गहराई और असर देते हैं। मुख्य रूप से इन्फ्लेक्शन दो तरह के होते हैं,
राइजिंग एंड फॉलिंग, इन दोनों को मिलाकर आप अपनी आवाज में अनगिनत मॉड्यूलेशन बना सकते हैं। यह ठीक वैसे है जैसे किसी खास शब्द या वाक्य पर ध्यान खींचने के लिए आप अपनी पिच को ऊपर नीचे करते हैं। उदाहरण के तौर पर ओह ही इज ऑल राइट को हल्के ऊपर उठते इन्फ्लेक्शन के साथ कहें तो इसमें हल्की शंका या विनम्र संदेह झलकता है, जबकि वही वाक्य नीचे गिरते इन्फ्लेक्शन के साथ बोले तो यह मजबूत तारीफ जैसा लगता है। सोचिए, गुड बाय शब्द भी अलग अलग इन्फ्लेक्शन से कितना बदल जाता है। एक बार आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति से कह रहे हैं जिससे कल फिर मिलने का प्लान है, यह हल्का राइजिंग इन्फ्लेक्शन लेगा। दूसरी बार आप इसे ऐसे दोस्त से कह रहे हैं जिससे शायद फिर कभी न मिले, यह धीमा और फॉलिंग इन्फ्लेक्शन होगा जिसमें भावनाओं की गहराई होगी। बस याद रखें, ओवर इन्फ्लेक्शन से बचें। जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव आपकी आवाज को बनावटी बना सकता है। अभ्यास करें, अपनी रिकॉर्डिंग सुनें और इस किताब में दिए गए तरीकों से अपनी वॉइस क्वालिटी को बेहतर बनाएं। चैप्टर 8 कंसंट्रेशन इन डिलीवरी। कल्पना करें कि आप अपने हाथों से गोलाकार गति बना रहे हैं और पैरों से चौकोर गति। बिना अभ्यास के यह मुश्किल है, क्योंकि दोनों क्रियाओं पर एक साथ ध्यान देना आसान नहीं। यही गलती कई वक्ता करते हैं, एक विचार पूरा कहने से पहले ही अगले पर सोचने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि शुरुआत में तो डिलीवरी ठीक रहती है, लेकिन अंत तक आते आते प्रभाव फीका पड़ जाता है। अक्सर अच्छी स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अगर वक्ता का ध्यान पहले ही अगले वाक्य पर चला जाए तो वे अहम शब्द फीके पड़ जाते हैं और संदेश कमजोर हो जाता है। समाधान सरल है, जब आप बोल रहे हों तो पूरा ध्यान उसी वाक्य पर रखें। अगला वाक्य खुद ब खुद आ जाएगा। बीच बीच में हल्का पॉज लें, लेकिन मौजूदा लाइन पर पूरी पकड़ बनाए रखें। सोचिए, रटी रटाई स्पीच सुनना कितना उबाऊ होता है। इसके विपरीत एक कुशल वक्ता के शब्द हर बार नए लगते हैं, क्योंकि वे दिल से बोले जाते हैं। जब आप सच्ची भावना से बोलते हैं तो आपके शब्द लंबे समय तक श्रोताओं के मन में रहते हैं। फालतू बातों को दिमाग से हटाकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, यही आपके शब्दों को असरदार बनाएगा। चैप्टर 9 फोर्स। फोर्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, भीतरी और बाहरी। एक कारण है, दूसरा परिणाम। एक आध्यात्मिक है, दूसरा शारीरिक। जरूरी है कि वक्ता इन दोनों में फर्क समझे। अक्सर लोग फोर्स को सिर्फ तेज आवाज समझ लेते हैं, जबकि यह सच नहीं। हाँ, कभी कभी ऊंची आवाज असर पैदा कर सकती है, लेकिन असली फोर्स आपकी भावनाओं और विचारों से आती है। अगर आपके अंदर खुद ऊर्जा नहीं होगी तो यह आपके शब्दों में कैसे आएगी? फोर्स 4 चीजों पर आधारित होती है: आपके विचार, विषय के प्रति आपकी भावनाएं, शब्दों का चुनाव और उनकी प्रस्तुति। सरल, छोटे और सटीक शब्द लंबे और जटिल शब्दों से अधिक असर डालते हैं। स्पष्ट और ठोस शब्द सामान्य शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अपनी स्पीच में शब्दों को सोच समझकर सजाएं। बेकार के जोड़ तोड़ वाले शब्द हटाएं। शुरुआत ऐसे वाक्य या शब्द से करें जो तुरंत ध्यान खींचे। जब शब्द चुस्त, भावना सच्ची और डिलीवरी केंद्रित हो, तभी असली फोर्स पैदा होती है। फीलिंग और एंथुजियाज्म। फीलिंग एंड एंथुजियाज्म। अगर आप बिना फीलिंग के स्पीच दे रहे हैं तो साफ कहें, आप ऑडियंस का समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी स्पीच नीरस लगती है, लोग थोड़ी देर सुनते हैं और फिर मन हट जाता है। चैप्टर 10 में हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी स्पीच को जोश और भावनाओं से भरपूर कैसे बनाया जाए। आप जानेंगे ऐसे तरीके जो आपको पूरे एंथुजियाज्म और सच्ची फीलिंग्स के साथ एक दमदार स्पीच देने में मदद करेंगे। अमेरिका में अपने बच्चों को नीलाम होते देख चुकी अश्वेत माताओं ने इतिहास की कुछ सबसे असरदार स्पीचों को जन्म दिया। उन्हें स्पीकिंग की तकनीक नहीं आती थी, लेकिन उनके भीतर जो पीड़ा और भावनाएं थीं, वह हर तकनीक से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित हुई। यही असली ताकत है, दिल से निकली फीलिंग। पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती हैं कि उत्साह कितना मायने रखता है, इसलिए वे कभी कभी ऐसे समूह या बैंड को हायर करती हैं जो उनकी स्पीच के दौरान तालियां बजाकर माहौल गरमा दें। वक्ता सही बोल रहा है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन तालियों की गूंज से भीड़ में ऊर्जा जरूर भर जाती है। न्यूयॉर्क के एक घड़ी निर्माता ने विज्ञापन के 2 संस्करण आजमाए। पहले में वर्कमैनशिप, टिकाऊपन और बेहतरीन स्ट्रक्चर की बात की गई। दूसरे में लिखा था, एक घड़ी जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। दूसरे विज्ञापन ने ज्यादा बिक्री की क्योंकि उसने लोगों के भीतर प्राइड और पर्सनल कनेक्शन जगाया। यही बात स्पीच पर भी लागू होती है। जब आप अपने विषय की गहराई में उतरते हैं, अपने संदेश पर पूरा यकीन रखते हैं और उसे अपने एक्सप्रेशन और फीलिंग्स से जोड़ते हैं, तो ऑडियंस उसे सच मानने लगती है। अपने विषय के लिए श्रोताओं में सहानुभूति पैदा करें।
आपका जोश और भावनाएं असली लगनी चाहिए, तभी वह सामने वाले को प्रभावित करेंगी। पब्लिक स्पीकिंग में अक्सर साहित्य, राजनीति, धर्म, कला, इतिहास जैसे मानवीय विषय आते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई स्पीकर अमेरिकी इतिहास पर स्पीच दे रहा है, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं है, तो आपका ध्यान कितनी देर टिकेगा? बिना इंटरेस्ट के ध्यान भी बिखर जाता है, और ऐसी स्पीच से न ज्ञान मिलता है, न प्रेरणा। औसत स्पीकर अक्सर झिझकते हैं, उनकी भावनाएं सामने नहीं आ पाती, लेकिन लगातार अभ्यास से यह झिझक खत्म हो जाती है। धीरे धीरे आप भी एक प्रोफेशनल स्पीकर की तरह वह स्पीच दे सकते हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें। कंक्लूजन, डेल कार्नेगी की द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का डर दूर नहीं करती, बल्कि आपको इसमें मजा भी दिलाती है। अगर आप एक सफल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक भरोसेमंद गाइड है। लेकिन नतीजे तभी मिलेंगे जब आप सकारात्मक सोच अपनाएंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे। नियमों का पालन करें, दिए गए सुझावों को अपनाएं, हर चैप्टर में दिए सवालों के जवाब दें, और कोई भी अध्याय छोड़े नहीं। हर हिस्से में एक नया सबक छिपा है। जल्दबाजी न करें, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक कला है जिसे समय और अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। बस लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और आपकी स्पीच न सिर्फ सुनी जाएगी, बल्कि महसूस भी की जाएगी। दोस्तों, ये सफर बस यहीं तक नहीं है। मैं निखिल हर 2 दिन में एक नई और ताजा किताब की सार्थक कहानी और सीख लेकर आता हूँ। ऐसी बातें जो आपकी सोच को निखारें, आपके फैसलों को मजबूत करें और जिंदगी में एक नया जोश भर दें। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ भी सीखने को मिला है, तो यकीन मानिए, आने वाले दिनों में हम इसे और भी बेहतर, गहराई से और असरदार बनाएंगे, ताकि हर सुनने का अनुभव आपके लिए पहले से ज्यादा कीमती हो। एक छोटी सी बात और, हमारा चैनल नाम कुछ दिनों में बदलने वाला है, लेकिन निश्चिंत रहें, कंटेंट वही रहेगा जो आपको प्रेरित करता है और जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए मेरी आपसे सच्ची गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई समरी आपसे छूट न जाए। और कमेंट में अपनी राय, अपने अनुभव और अपनी पसंदीदा लाइनों को जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार न सिर्फ हमें आगे बढ़ाते हैं, बल्कि हजारों और सुनने वालों के लिए भी नई रोशनी लेकर आते हैं। यहाँ दी गई हर कहानी और हर सीख आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बस उसे अपनाना आपके हाथ में है।